यह कैसी शर्त है? मैं इसे हरगिज नहीं करूंगी। पंछी ने चिढ़कर कहा। करना पड़ेगा वरना 10,000 दो। दोस्त के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो रात, वो कैफे और वो पागलपन की शर्त। जैसे ही शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून कबीर शेखावत कैफे में दाखिल हुआ तो पंछी के कदम खुद ब खुद उठ गए। धड़कनें बेकाबू हुई और अगले ही पल उसने अपने लाल होठों को कबीर के दिल की जगह पर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। कुछ ही पलों का खेल था और वो अपना काम करके वहां से भाग गई। लेकिन लम्हे कभी कभी जिंदगी बदल देते हैं। और फिर ठीक 10 दिन के बाद उसकी आंख खुली तो वो कबीर शेखावत के बंगले के बेड पर थी। और वही शर्ट और वही होठों के निशान और वही सामने खड़ा इंसान। यह वह लम्हा था जब पंछी को एहसास हुआ कि यह एक टॉक्सिक मर्द है और उसे जुनून की हद तक मोहब्बत कर बैठा है। शहर के सबसे मशहूर कैफे लवर पॉइंट पर फिजा में काफी खुशबूगवार और नौजवानों के हंसने की गूंज थी। पंछी उस दिन अपने दोस्त के साथ एक कोने वाली टेबल पर बैठी थी। उनकी बातों का टॉपिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम से लेकर न्यू अपडेट फैशन ट्रेंड तक फैला हुआ था। पंछी अपनी जानदार और चमकीली मुस्कान चेहरे पे सजाए हमेशा के साथ ग्रुप की जान बनी हुई थी। वो पल भर के लिए खामोश हुई जब उसकी दोस्त रिया ने चुटकी बजाते हुए एक नया टॉपिक छेड़ दिया। यार पंछी, देख तो वो कबीर शेखावत, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, वो देख बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठा है। रिया ने शरारत भरी नजरों से इशारा किया। यहाँ एक बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी वाला मर्द किसी बिजनेस मीटिंग में मगन था। उसके आसपास एक ऐसा घेरा था जो उसे आम लोगों से अलग बना रहा था। पंछी की दूसरी दोस्त तानिया ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, उसके बारे में मैंने सुना है। बहुत सारी कहानियां मशहूर है उसके बारे में कि वह किसी आम इंसान से बात तक नहीं करता, हमेशा एक स्पेशल घेरे में रहता है। पंछी ने कबीर शेखावत को बस एक नजर देखा। वो वाकई स्पेशल था। उसके चेहरे से ही लग रहा था। चेहरे पर एक संजीदगी छाई हुई थी। आंखों में गहरा सुकून, कपड़े पहनने का अंदाज, बोलने का तरीका, हर चीज उसकी पर्सनालिटी की मुंह बोलती गवाह थी। उसके आसपास मौजूद लोग भी उससे फासला रखे हुए थे, मानो उसकी मौजूदगी किसी ताकत या जादू की तरह काम कर रही थी। तो क्या करूं? पंछी ने लापरवाही से कहा। हालांकि उसके दिल में भी एक हल्की सी धक धक शुरू हो चुकी थी। उसे मालूम था कि रिया और तानिया किसी न किसी गड़बड़ के बारे में प्लान कर रही है। रिया की आंखों में चैलेंज चमक रहा था। शर्त यह है कि तुम उसके पास जाओ और कुछ ऐसा करो जो उसे चौंका दे। कोई पागलपन, कोई ऐसी हरकत जो कभी वह सोच भी ना सके। पंछी के माथे पर बल पड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी डर की लहर भी थी। वो भला यह काम क्यों करती? करना पड़ेगा वरना पूरे 10,000 इधर दो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी वही शरारत चमक रही थी। 10,000 पंछी के लिए एक बड़ी रकम थी। वह तो एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती थी और इस रकम को यूं ही हारना उसे गवारा नहीं था। इससे भी बढ़कर वो अपने दोस्तों के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी, खास तौर पे जब बात चैलेंज की हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, जो कि उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी, उसने हार मान ली। ठीक है, मगर याद रखना यह सरासर पागलपन है और अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होगी। उसने गहरा सांस लिया। दिल की धड़कनें बहुत तेज से धड़क रही थी, जिन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके कदम अब धीरे धीरे कबीर की टेबल की ओर उठने लगे। कैफे का शोर धीरे धीरे मध्यम होता चला गया। उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल सीने से निकलने को बेताब था। कबीर किसी जरूरी फोन कॉल पे था।
उसकी आवाज धीमी लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त काफी सीरियस था और वह किसी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉल पर था। पंछी उसके बिल्कुल करीब पहुंची। उसकी नजर सीधे कबीर के दिल की जगह पर जाकर अटक गई थी। उसने सफेद बेटाक शर्ट पहन रखी थी, नीली कोट उसने कुर्सी की बैंक पर लटकाया हुआ था। एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे थे। वो शर्मिंदगी और डर के मिले जुले एहसास से घिर गई। पूरा जिस्म जैसे सुन्न हो चुका था। उसका जी चाहा भार में गई ऐसी बेवकूफी भरी शर्त मुझे नहीं करनी। उसका मन हुआ अभी दोस्तों के पास जाकर कह दे कि वह यह शर्त नहीं करेगी, लेकिन फिर से वह हारना नहीं चाहती थी। ऊपर से 10,000 शर्त की पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। 10,000 पंछी, पूरे 10,000। तुम शर्त के लिए मना भी कर दो तो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्ती का लिहाज करते हुए तुम्हारी शर्त के 10,000 तुमसे नहीं लेगी, लेकिन सोचो अगर तुम शर्त जीत गई तो 10,000 तुम्हें मिलेंगे और 10,000 से तुम एक बहुत बड़ा काम निपटा सकती हो। उसे 10,000 हर हाल में जीतने थे और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक पल के लिए भी सोचे बगैर उसने अपने लाल होठों को कबीर की कीमती शर्ट के दिल की जगह पर रख दिया। यह सिर्फ एक पल का खेल था, एक बिजली का झटका जैसे दोनों को लगा। कबीर की आंखें हैरत से फैल गई। उसने कॉल एकदम से काट दिया और नजर उठाकर पंछी को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पंछी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक उत्सुकता, हैरत और एक गहरी कशिश का मिला जुला एहसास था। वो पल भर के लिए वहां ठहरी, कबीर की आंखों में उभरता हुआ सवाल को महसूस किया और फिर जैसे ही होश आया वो वहां से भाग गई। कैफे से बाहर निकल के उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिली हो। उसने दोनों दोस्त हंसते हुए उसके पीछे भागी थी। पंछी यार, तुमने तो कर दिखाया, तुम तो जीत गई, रिया ने खुशी से चिढ़कर कहा। पंछी का दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी जीत का एहसास तो था, मगर इसके साथ ही एक अजीब सा डर भी शामिल था। उसने मुड़कर कैफे की तरफ देखा, जहां कबीर अब एकदम पत्थर बना कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों अब भी पंछी के जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थी। चेहरे पर अजीब से भाव थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। पंछी को लगा उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, कोई ऐसी गलती जिसके नतीजे अभी उसे मालूम नहीं थे। यह सिर्फ एक पागलपन की शर्त थी, मगर उसे क्या खबर थी कि यह वो पल थे जो कभी कभी पूरी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। कबीर के दिमाग में वो चेहरा, वो लाल होठों का निशान और वो कुछ जादू भरे पल बड़ी गहराई से अपने दिल पर छाप छोड़ चुके थे। वो नहीं जानता था यह लड़की कौन है, मगर यह भी जानता था कि वो उसे ढूंढ निकालेगा, और चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उसकी जिंदगी का सुकून एक पल में उस लड़की के होठों के स्पर्श से बिखर चुका था। कैफे से भागने के बाद पंछी ने अपने दोस्तों के साथ उस वाक्य को हंसी मजाक में उड़ा दिया था। यह उसके लिए सिर्फ एक लम्हे का जोश था, एक ऐसी हरकत जिसे वह कल तक पूरी तरह भुला चुकी थी। उसके रोजमर्रा के रूटीन जारी रहे। वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पूरी तरह मगन हो चुकी थी, अपनी दोस्तों के साथ वक्त गुजारती और अपने फ्यूचर के ख्वाब सजाती। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी छोटी सी हरकत ने शहर के सबसे ताकतवर इंसान के दिमाग में एक तूफान मचा दिया है। कबीर के लिए पंछी सिर्फ एक पल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अमिट निशान थी जो उसके दिमाग में गहराई से उतर चुका था। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज पर पूरी तरह कंट्रोल रखना सीखा था, और फिर पंछी का यूं अचानक आना और फिर यूं गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त के बाहर था। यह उसकी आना को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उसकी उत्सुकता को भी इंतहा पर ले जा चुका था। आखिर वो लड़की कौन थी? उसके इतने करीब आने का फिर उसे किस करने का क्या मतलब था? कबीर ने फोन उठाकर अपने सिक्योरिटी हेड
मिस्टर वर्मा को बुलाया। मिस्टर वर्मा कबीर के मन की बात को बिना कहे समझ जाया करते थे। कैफे की तमाम सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए मुझे, और उस लड़की की जितनी भी मुमकिन डिटेल्स हो सके मुझे आज रात तक चाहिए। कबीर की आवाज में ऐसी शक्ति थी जो मिस्टर वर्मा ने कम ही सुनी थी। कबीर ने किसी भी डिटेल को छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने अपने ऊंचे रसूख का इस्तेमाल किया जो शहर में बेमिसाल थे। उसके लिए पंछी को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह शहर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून था जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। चंद घंटों में ही पंछी की सारी डिटेल्स, उसकी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, घर का पता, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की जानकारी तक सब उसके सामने मौजूद थी। कबीर की आंखों में एक नई तरह का जुनून उभर आया। अब वो पंछी को हासिल करना चाहता था। यह सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी जज्बाती प्यास भी बन चुकी थी। उसने उसके चेहरे को कई बार फुटेज में देखा था। उसके होठों के निशान को अपनी शर्ट पर छूकर महसूस किया और उसका इरादा और भी मजबूत होता चला गया। अगले कुछ दिन पंछी के लिए बिल्कुल रूटीन के मुताबिक रहे। वो यूनिवर्सिटी जाती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती और घर आके आराम करती। उसे एहसास नहीं था कि एक अनजान साया उसका पीछा कर रहा है। एक काली चमकती हुई गाड़ी अक्सर उसके पीछे दिखाई देती जो पल भर के लिए नजर आती और फिर जल्दी ही गायब हो जाती। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है या शायद वह इतनी थकी हुई है कि उसे हर काली गाड़ी अपना पीछा करते हुए नजर आती है। लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं, वो गाड़ी तो कबीर शेखावत की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और कबीर शेखावत का भला क्या संबंध हो सकता है। वो इतना बड़ा आदमी और वह एक आम सी लड़की। एक दिन जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी और सुनसान सड़क पर थी, वही काली गाड़ी एक बार फिर उसके पीछे आती दिखाई दी। इस बार वो बहुत करीब थी। पंछी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी, मगर गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार बनाए रखी। पंछी ने घबराकर आसपास देखा। उस गाड़ी के अलावा और पंछी के अलावा वहां कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं। अचानक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। पंछी ने घबरा कर देखा और उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खुला और कबीर शेखावत गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और उसने कैफे में देखी थी, मगर इस बार उससे गुस्सा और एक अजीब सा जुनून भी शामिल था। पंछी का रंग एकदम साफ से सफेद पड़ गया था। उसने देखा कि कबीर ने इस वक्त भी वही शर्ट पहन रखी थी जो उसने उस दिन कैफे में पहनी हुई थी। दिल की जगह पर पंछी के होठों का हल्का सा निशान था। निशान अब भी मौजूद था। यह देखकर पंछी को बेहद शर्मिंदगी और साथ ही साथ डर महसूस हुआ। वो धीमे कदमों से पंछी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी असरदार थी कि उसका अंदाज इतना रोबदार था कि पंछी डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और जबान सूख चुकी थी। कबीर ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें पंछी की आंखों में गहराई से डूब गई और पंछी को ऐसा लगा जैसे वो उसकी आत्मा तक में झांक रहा हो। माहौल में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उन दोनों के सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में एक ऐसा ठंडापन था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कबीर ने अपने खास रोबदार अंदाज में मगर ठहरे हुए शब्दों में कहा, तुम मेरे होश चुरा कर यूं जा नहीं सकती। इस एक वाक्य ने पंछी के होश उड़ा दिए। इसका मतलब था कि कबीर उसे ढूंढकर उसके पीछे आया था। उसके दिल में एक ही वक्त में डर, हैरत और कुछ समझ न आने वाले एहसास छा गए। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ दुनिया गोल गोल घूमने लगी हो। वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। कबीर के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो अपने शिकार को अपनी पकड़ में ले चुका हो। पंछी को मालूम नहीं था
कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और जुनूनी चैप्टर शुरू होने वाला था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी आज़ादी का आखिरी दिन हो सकता है। पंछी की आंखें खुली तो वो किसी नामालूम सी जगह पर एक अजनबी कमरे में थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। आखिरी बात जो उसे याद आई वह सुनसान सड़क पर कबीर शेखावत के साथ अकेली खड़ी थी और फिर उसकी सख्त मजबूत पकड़ और एक तेज झटका। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला होता चला गया था। उसे याद नहीं था कि वह कब बेहोश हुई, यहाँ कैसे लाई गई, उसके साथ क्या हुआ। वो कमरा काफी खूबसूरत था। हर तरफ कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे, दीवार पे महंगे आर्ट पीस सजे हुए थे। हवा में किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। सूरज की हल्की सी किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, जो कमरे की शान और शौकत को और भी बढ़ा रही थी। उसने उठने की कोशिश की मगर उसका सर चकरा गया और जैसे ही उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आज भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने उस दिन कैफे और फिर उस सुनसान सड़क पर भी पहने हुए थे। और फिर उसकी नजर बिस्तर के साथ रखी हुई एक शर्ट पर पड़ी। वो वही शर्ट थी जो कबीर ने उस दिन कैफे में पहनी थी और बाद में सुनसान सड़क पर भी पहनी हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके दिल की जगह पर पंछी के होठों का वो गुलाबी निशान अभी भी मौजूद था। यह देखकर उसे एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। इसका मतलब था वो कोई सपना नहीं देख रही बल्कि यह खौफनाक हकीकत थी। वो कबीर के कब्जे में थी। पंछी का सारा जिस्म गुस्से और डर से बुरी तरह कांपने लगा। अभी वो अपने ख्यालों में डूबी थी कि दरवाजा खुला और कबीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट फैली थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक अब भी चमक रही थी। जुनून और एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसकी पर्सनालिटी पहले से भी ज्यादा रौबदार लग रही थी। पंछी ने उसे देखकर गुस्से से मुंह फेर लिया। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। यह सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे अगवा किया है, उसने कांपती आवाज में पूछा, जिसके टोन में डर और गुस्सा का मिला जुला असर था। कबीर ने एक पल के लिए पंछी को देखा। उसकी नजर पंछी के चेहरे पर जैसे जम सी गई, जैसे वह उससे कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कान थी। तुम वहां से आई हो जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था और अब तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए, उसने शब्दों को अजीब तरीके से घुमाते हुए जवाब दिया। उसके अंदाज में बेहद सुकून था, जैसे वो कोई आम सी बात कर रहा हो। पंछी को लगा जैसे वो कोई दीवाना है। वो बिस्तर से नीचे उतरी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की मगर उसका जिस्म काबू में नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे यूं कैद करके नहीं रख सकते। यह गलत है, गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कमरे की दीवार से टकरा कर लौट रही थी। कबीर ने आराम से अपने हाथ पैंट की जेब में डाल और उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये कैद नहीं है पंछी, ये तुम्हारा नया घर है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से रहोगी, चाहे तुम्हें इसका एहसास बाद में हो। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी, पंछी की रीढ़ की हड्डी में एकदम सनसनी सी दौड़ गई। वो एकदम कमरे की दीवार से जा लगी। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम पागल हो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पंछी ने बेबसी से चीख कर कहा। कबीर ने कदम और आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पे एक गहरी खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई जो पंछी को और भी ज्यादा डरा रही थी। पुलिस? तुम पुलिस को बुलाओगे पंछी? तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। इस घर की दीवारें इतनी मजबूत है कि बाहर की दुनिया को अंदर की कोई खबर नहीं होती। और जहाँ तक तुम्हारे जाने का सवाल है, तुम अब मेरी जिंदगी से ऐसे नहीं निकल सकती। मैंने तुम्हें ढूंढा है और अब
तुम मेरी हो। उसके शब्दों में ऐसा हक था कि पंछी बेसुध हो गई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन कवि ने एक पल में उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम कहीं नहीं जा रही और यही तुम्हारी किस्मत है, उसने दोबारा कहा। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा तेज जुनून की लहरें दिखाई दे रही थी। पंछी ने अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह कामयाब न हो सकी। उसी पल उसे एहसास हुआ वो वाकई उसकी कैद में आ चुकी है, एक ऐसे इंसान की कैद में जिसकी आंखों में जुनून की आग भड़क रही है और जिससे निकलना नामुमकिन था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यह टॉक्सिक मर्द है और इसके जुनून की कैद में आ चुकी हूँ और बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उस समय का सूरज उसके लिए किसी नई जिंदगी का नहीं, बल्कि एक नए खौफनाक चैप्टर का आगाज कर आया था। उसने अपने अंदर वो डर महसूस किया जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था। वो एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी बुरी तरह से, और कबीर शेखावत के आलीशान बंगले में उसकी कैद का अब बाकायदा आगाज हो चुका था। यह अब कोई आम कैद नहीं थी, बल्कि एक सोने का पिंजरा था जहां हर तरह के ऐशोआराम मौजूद थे, मगर सबसे कीमती चीज आजादी इन सब पर भारी थी। पंछी के लिए कमरा किसी शाही अंदाज से कम नहीं था। कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे और एक खूबसूरत बालकनी जो हरे भरे लॉन की तरफ खुलती थी, मगर बालकनी की खिड़कियां पर मजबूत सलाखें लगी हुई थी और दरवाजे के बाहर हर वक्त दो वर्दी पहने गार्ड मौजूद रहते थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी लाली छाई रहती थी। पंछी ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, चीख चीख कर मदद मांगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज कमरे की मजबूत दीवारों से टकराकर वापस लौट आती और बाहर मौजूद गार्ड्स पर इस बात का कोई असर नहीं होता। शायद उन्हें ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। जिसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, मगर सलाखें इतनी मजबूत थी कि उन्हें हिलाने भी मुमकिन नहीं था। उसे हर तरह से कैद का एहसास हो रहा था। कबीर का व्यवहार बदलते हुए समय जैसा था, कभी बेहद मेहरबान और कभी नरम अंदाज में पेश आता। उसके लिए महंगे कपड़े और जेवर लेकर आता, उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता और खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। इन नरम पलों में पंछी को एक पल के लिए ऐसी उम्मीद लगती कि शायद यह इंसान इतना बुरा नहीं है, शायद वह उसे जाने देगा, मगर उसे अगले ही पल उसके रवैये में खौफनाक जहर उतर जाता। वो साफ शब्दों में याद दिलाता कि वह उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अब यही उसकी जिंदगी का असल सच है। उसकी आंखों में वही जुनूनी चमक दोबारा उभरती जो पंछी को अंदर तक डरा देती और साफ कर देती कि यह कोई मेहरबान इंसान नहीं, बल्कि एक जुनूनी पागल कैदी सा इंसान है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। पंछी ने खामोश रहने की कोशिश की, यहाँ तक कि खाना पीना सब छोड़ दिया, मगर कबीर ने उसे जबरदस्ती खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा, जिससे पंछी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा यह इंसान पूरी तरह उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। पंछी की कोशिश से नाकाम रहती उसे एहसास होने लगा कि वह अब उसकी कैद से आजाद नहीं हो सकती। उसे यह बात समझ आ चुकी थी कि कबीर शेखावत एक ऐसा सख्त कैद का घेरा बन चुका है जो उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देगा। उसके लिए हर दरवाजे पर ताले थे, हर खिड़की पर पहरे। उसे यह समझ आ चुका था कि यह कोई एक ऐसा इंसान की कैद है जिससे हर चीज पर अपनी पकड़ बना रखी है। एक शाम कबीर उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में शायद कोई एक पुरानी सी किताब थी। वो पंछी के करीब आया और खामोशी से उसके सामने सोफे पर बैठ गया। पंछी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वह उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। कबीर ने उसे एक पल के लिए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने गहरा सांस लिया और किताब को अपनी गोद में रख लिया। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने अचानक धीमी आवाज में पूछा। पंछी चौंकी और उसकी तरफ देखा।
हाँ, क्योंकि तुम एक गंदे इंसान हो। मुझे जबरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। तुम्हें जरा भी एहसास है, एक लड़की अगर एक रात भी घर से बाहर रहे तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है, और तुम तो मुझे इतने दिनों से अपनी कैद में रखे हुए हो। सोचो क्या इज्जत रह गई है मेरी समाज में। समझ में नहीं आता कि मैं क्या तुम्हें दिखाऊं लोगों को। मेरे सपने, मेरी इज्जत, सब कुछ तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। पंछी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू फिसलकर उसके गालों पर बहने लगे, जिन्हें उसने अपनी हथेली से बेदर्दी से साफ कर दिया। तुम आखिर हो कौन? तुम क्यों किसी को ऐसे कैद में रखते हो? उसने नफरत और गुस्से से कहा। कबीर के चेहरे पर एकदम उदास मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे नफरत मत करो पंछी, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मेरे अंदर कभी नहीं था। जब उस दिन तुम कैफे में मेरे पास आई थी, मुझे लगा जैसे कोई बहुत कीमती तोहफा मिल गया हो, जो स्वयं भगवान जी ने मेरे लिए भेजा हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता पंछी। डर लगता है अगर कोई खिड़की या दरवाजा खुला रह गया तो तुम चली जाओगी और मेरी जिंदगी फिर से सुनी हो जाएगी। इसलिए मैं हर खिड़की और हर दरवाजे पर ताला रखता हूँ। तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती। एक नजर देख लेता हूँ तो दिल में करार आ जाता है और एक सुकून भरी मीठी नींद आती है। मैं सिर्फ इतना पाने की आस रखता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हारे वजूद का प्यासा नहीं हूँ पंछी। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें देखकर सुकून से काट सकता हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जो पंछी के दिल को छू गई। यह शब्द कबीर के टॉक्सिक व्यवहार के पीछे छिपे गहरे जुनून और मोहब्बत की प्यास का इजहार कर रहे थे। पंछी एक पल के लिए खामोश हो गई, उन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि कबीर का यह जुनून सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शायद किसी गहरे खालीपन मोहब्बत की प्यास का नतीजा था। यह उसकी कैद का एक नया पहलू था, जो उसे डर के साथ साथ कुछ हद तक उलझने में भी डाल चुका था। वो कैद में तो थी, लेकिन यह कैद उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी, कोई दर्द नहीं देती थी, लेकिन उसे अपना चेहरा कबीर की तरफ से गुस्से से मोड़ लिया, और कबीर ने उसके इस बेरुखी के दिल से महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर पंछी को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। खुले हाथ की मुट्ठी बनाते हुए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक गहरा सांस लेकर वो कमरे से बाहर चला गया। पंछी को कबीर शेखावत के साथ रहते काफी दिन बीत चुके थे। इस बड़े से बंगले में उसे हर बात की इजाजत मिल चुकी थी। अब उसके कमरे के बाहर गार्ड भी खड़े नहीं होते थे। वो आजादी से पूरे बंगले में घूम फिर सकती थी, जैसे चाहे, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। हैरत की बात यह थी कि कभी भी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं थी, बस पंछी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ना वो उस बंगले से बाहर निकलने देता, ना ही उसे घर में मौजूद मोबाइल फोन या लैंडलाइन इस्तेमाल करने देता। उसे रोज अपने घर वालों की याद आती थी और इस याद में शिद्दत से तड़प रही थी। पूरा 1 महीना हो गया था उसे अपने घर से गायब हुए। इस 1 महीने में उसके घर वालों की यह हालत हो गई होगी, जरूर उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई होगी। उसके माँ बाप नहीं थे, वो भाइयों के साथ रहती थी। भाभियां तो किसी काम की नहीं थी। पहली ही जिंदगी उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। वो दोस्तों में और यूनिवर्सिटी जाकर जो थोड़ा वक्त था अच्छा गुजार लेती थी। इसके अलावा तो जिंदगी बड़ी मुश्किल थी उसके लिए। ना जाने उसकी भाभियों ने उसके भाइयों के सामने क्या कुछ कहा होगा। वह इसी सोचों में घुल रही थी। शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अंधेरा हर तरफ उमड़ रहे थे। वो बाहर लॉन में बैठी थी जब कबीर की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। पंछी का ध्यान उसकी गाड़ी की तरफ गया। उसे देखा तो वह जल्दी से भागकर उसकी तरफ आई थी, जो अभी अभी गाड़ी से बाहर निकला था। पंछी को अपने करीब आता देख वो चौकन्ना हुआ। उसके पास आया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसके सवाल पर पंछी तेजी से बोली, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। कबीर के भवे एक पल के लिए सिकुड़ गए। फिर उसने नरमी से कहा, तुम कहीं भी नहीं जा सकती।
तुम ये वक्त मेरे साथ गुजारो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। यार कितना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम अभी तक मेरे दिल की मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। उसकी बात पर पंछी जोर से चिल्लाई, आप क्या चाहते हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मैं एक दिन यहाँ से खुद ही भाग जाऊंगी। कविर ने गर्दन को एक तरफ झुकाकर उसे दिलचस्पी से देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बंगले से कदम बाहर निकाल सको? यह बात पंछी अच्छे से जानती थी। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। वह जानती थी कि जिद और गुस्से से वह इस आदमी को मना नहीं कर सकती। शायद नरमी से मान जाए, शायद उसके आंसुओं से पिघल जाए। यह सोचकर ही उसने गिड़गिड़ाकर कबीर को राजी करने की कोशिश की। समझने की कोशिश करे, मैं इतने दिनों से घर से गायब हूँ, मेरे घर वाले मुझे लेकर परेशान हो रहे होंगे। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, प्लीज मुझ पर दया करें। उसकी बात के जवाब में कबीर ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते आंसू को साफ कर दिया और बोला, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं कर लेती? मुझसे मोहब्बत कर लो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ सिर्फ अपने घर जाओगी, वो भी मेरे साथ। उसके बाद तुम फौरन मेरे साथ वापस आ जाओगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब चाहे अपने घर वालों से मिल सकती हो। बताओ, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे घर ले जाऊंगा। उसकी बात और उसके साथ सुनकर पंछी की रूह कांप गई। यही तो वह नहीं चाहती थी। अगर वो कबीर शेखावत के साथ अपने घर गई तो उसके भाई उसकी गर्दन काट देंगे। पंछी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कबीर शेखावत ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। देखो, इस बात पर बहस मत करो, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। तुम समझ नहीं सकती मैं किस हाल में हूँ। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस क्यों नहीं कर लेती? मैं दिन रात तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूँ। मैं तुम्हें साफ शब्द में बता चुका हूँ कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम फिर भी मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती? मुझे ऐसा लगता है अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें खो दूंगा। कबीर के शब्दों में अजीब सी बेबसी और बेचैनी थी। पंछी चंद पल खामोश रही, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सोच रही थी अब कबीर को क्या कहे, और फिर वो खामोश वहां खड़ी रही। कबीर भी काफी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। रात के वक्त खाने की मेज पर जब कबीर पहुंचा तो पंछी वहां मौजूद नहीं थी। उसने नौकरानी को देखा तो वो बोली कि वो खाना नहीं खा रही, कह रही कि उन्हें भूख नहीं है। नौकरानी की बात पर कबीर ने गहरे सांस लिया, फिर वह कुर्सी को पीछे धकेल कर खड़ा हुआ और पंछी के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसे खोलकर कबीर अंदर दाखिल हुआ तो पंछी बेड पर घुटने के आसपास अपने बाजू लपेट कर बैठी थी और चेहरा छुपाए हुए थी। उसने उसे अफसोस से देखा। वो इस लड़की को किस तरह समझाए कि इस लड़की के पहले स्पर्श ने उसकी मौजूदगी के एहसास में ही कबीर पे क्या असर किया। वो कुछ पल खामोशी से खड़ा पंछी को देखता रहा, फिर वो आगे आया। पंछी के कदमों के करीब बैठकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और पंछी के पैर पर अपना भारी हाथ रख दिया। पंछी को जैसे करंट लगा। उसने चेहरे ऊपर किया और खुद को अपनी और भी समेट लिया। कबीर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो सामने दीवार पे लगी घड़ी की ओर निगाहें जमाए बैठा था। फिर उसकी गंभीर आवाज कमरे में गूंजने लगी। मैं बहुत छोटा था जब मेरे मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं उस वक्त इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। तुम्हें पता है कि मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था और इतने बड़े घर में अकेला रहता था। मेरे पापा के कुछ खास नौकर थे, वो बहुत वफादार थे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे अंदर और ज्यादा ध्यान पाने की शिद्दत बढ़ती चली गई। मैं चाहता था कि लोग मुझे ध्यान से देखें, और लोग देखते भी थे, लेकिन उसकी नजरों में एक मतलब छिपा होता था। मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया हो। पंछी, तुम वो पहले इंसान हो जिसकी मौजूदगी में मुझे सुकून आता है। जब मैं पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा, मैं तुम्हारे एक नजर में दीवाना हो गया था। तुमने उस वक्त मेरे करीब आकर मेरे दिल की धड़कनों को अपने होठों से छुआ था, बल्कि अपने नाम की मोहर भी मेरे दिल पे लगा दी थी। तुम्हारी वो मासूम सी शरारत
मेरी जिंदगी का एक कीमती खजाना बन गई। मैं तुम्हें हर सूरत में पाना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे दिल से यह डर नहीं जाता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। उसने हाथ बढ़ाकर पंछी के बाजू को अपने हाथ में लिया और उसे खुद से करीब करते हुए उसके बालों को समेट कर उसे नरमी से अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे वह सचमुच पंछी को दूर जाने देने से डरा हुआ हो। पहली बार था जब पंछी ने उसकी संगत को इतने करीब से महसूस किया था। पंछी का सांस उसके सीने में अटक गया था। उसकी नाक से कबीर शेखावत की मर्दाना खुशबू उसके पूरे वजूद में फैल रही थी। दिमाग पर जैसे धुआं सवार हो गया था और कानों में कबीर की आवाज गूंज रही थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ पंछी, तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूँ। और पंछी जो उससे दूर जाना चाहती थी, खुद को उससे दूर नहीं कर पाए, चुपचाप आंखें बंद किए उसके चौड़े सिरे से लगी रही। चलो खाना खा लो। तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, उसने पंछी को खुद से अलग करते हुए प्यार से कहा। पंछी कहना चाहती थी, तुम्हारे खाने या न खाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कह ना सकी और चुपचाप उसके साथ उठकर नीचे खाने की टेबल तक चली आई। उस रात के बाद कबीर शेखावत पंछी के लिए और भी नरम हो गया था। बस वो अभी से उसे बाहर की दुनिया में जाने नहीं देता था। उसका डर भी अब भी बना हुआ था। पंछी चुपचाप रहती थी। कबीर उसकी खामोशी को देखता तो उसके अंदर ही अंदर दिल में एक टीस उठती थी। वह जानता था कि पंछी इस कैद में रहकर नाखुश है और इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वो पंछी अपनी मौजूदगी से बाहर ले जाएगा। और जब यह बात पंछी को पता चली तो उसे जैसे यकीन नहीं आया। उसने कबीर को बेयकीनी से देखा। कबीर उसकी आंखों में इतनी हैरत देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। खूबसूरत चेहरे वाले यह मर्द मुस्कुराते हुए भी दिलचस्प लगता था। मैं सच कह रहा हूँ, आज हम शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खुश रहो और मेरे हक में जल्दी से जल्दी फैसला करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। फिर हम दोनों शादी करेंगे और तुम बहुत खुश रखूंगा पंछी। उसने हाथ बढ़ाकर पंछी के गाल को छूना चाहा, लेकिन पंछी पीछे हट गई। उस रात उसने सीने से लगने के बाद जब पंछी को होश आया तो वो काफी देर तक खुद को डांटती रही कि उसे यूं एक गैर मर्द के सीने पर नहीं लगना चाहिए था। आखिरकार उसकी पर्सनैलिटी का जादू में वह कैसे बन गई थी कि उसके सीने से न जाने कितनी देर तक लगी बैठी रही। इसी वजह से उसने कबीर से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। कबीर की मौजूदगी और उसका असर पंछी के वजूद पर गहराई से उतरने लगा था और यह पंछी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह एक ऐसे आदमी से मोहब्बत कर सकती थी जो एक पत्थर दिल जालिम बादशाह की तरह उसे अपनी कैद में रखता था और जबरदस्ती अपनी मोहब्बत थोपने की कोशिश भी करता था। वो उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकती थी और इसी वजह से कबीर से कतराती रहती थी। कबीर का हाथ जो पंछी के गाल छूने के लिए उठा था, हवा में ही ठहर गया। उसने एक नजर अपने हाथ को देखा और फिर उसकी दूसरी नजर पंछी पर पड़ी तो पंछी ने निगाहें झुका ली। एक जबरदस्ती सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाते हुए वो पंछी से दूर हो गया। तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में बाहर चलेंगे। यह कहने के बाद वो पंछी के कमरे से बाहर निकल गया। पंछी बाहर जाने के नाम से बहुत खुश हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बिना तैयार हुए कबीर के साथ बाहर चली जाए। कितने दिनों के बाद वो बाहर की दुनिया देख पाएगी, आजादी से सांस ले पाएगी। वह जल्दी जल्दी तैयार हुई। कबीर पोर्च में उसका इंतजार कर रहा था। जब पंछी तैयार होकर आई तो कबीर उसे मदहोशी से देखता रहा। वह हल्के पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए थी। काले लंबे घने बाल खुले हुए थे जो कमर तक लहरा रहे थे। आमतौर पे बालों का कलर से बांध कर रखती थी, लेकिन आज खुले बाल और उसका हल्का सा मेकअप, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल की मोटी रेखा, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पहली बार पंछी ने इस तरह सजकर उसके सामने कदम रखा था, वरना इससे पहले वो कई दिनों तक बिना चेहरा धोए, उलझे बालों और सिलबटों वाले कपड़े में
पूरे घर में घूमती रहती थी। हालांकि उस रूप में भी कबीर को अच्छी लगती थी, लेकिन आज वो तैयार होकर उसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। कबीर ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, पंछी के लिए कार का दरवाजा खोला, फिर ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसे लेकर बंगले से निकल गया और उसे लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में आया था। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था, रोशनी के कुमकुमों में जगमगा रहा हुआ था। रोशनी के कुमकुमाओं में जगमग करता हुआ मानो तारों की महफिल सजी हो। जिस एरिया में कबीर और पंछी बैठे थे वहाँ वेटर के अलावा कोई नहीं था। पंछी ने हैरानी से चारों तरफ देखा तो कबीर उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला, मैं नहीं चाहता था कि आज हमारे बीच कोई तीसरा इंसान मौजूद हो, इसलिए मैंने यह पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक करवा लिया है। अब तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर पंछी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई और पलके भारी होकर झुक गई। कबीर दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर उसे मेज तक ले आया, जिस पर फूल बिखरे हुए थे और मोमबत्तियां जल रही थी। जादुई और खामोश माहौल में हर तरफ एक नरम रोशनी फैली थी। कबीर खाना ऑर्डर कर चुका था। खाना आया तो पंछी चुपचाप खाना खाती रही। खाना खत्म होते ही कबीर ने अपने कोट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली थी। वो डिबिया खोलते हुए उसने पंछी का हाथ थामा और उसके दिल की ओर जाती उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहना दी। पंछी ने चौंक कर पहले कबीर को देखा, फिर अपने हाथ में चमकती उस अंगूठी को। मुझसे शादी करोगी पंछी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? उसका वही पुराना सवाल हवा में तैर गया। पंछी के होठ खुलकर फिर से बंद हो गए, पर शब्द नहीं निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। उसकी खामोशी ने कबीर के चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान भर दी। उसने कुछ और नहीं कहा और पूरे डिनर के दौरान एकदम चुप रहा। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों मॉल पहुंचे। पंछी ने कई ड्रेस खरीदी जिनमें से ज्यादातर कबीर ने खुद पसंद की थी। जब वो ड्रेस बदलने के लिए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी तो वहीं खड़ी एक हेल्पर अचानक उससे टकरा गई। पंछी चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन हेल्पर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसके हाथ में अचानक एक मुड़ी तुड़ी पर्ची आ गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कपकपाते हाथों से पर्ची खोली। पंछी, मैं आरव हूँ। पंछी की सांसें थम सी गई। आरव वही पापा के दोस्त का बेटा। बचपन से दोनों फैमिलियां एक दूसरे को जानती थी। आरव ने कभी पंछी के लिए रिश्ता भी भेजा था और उसके भाई भी इस रिश्ते से राजी थे, लेकिन उस रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले ही पंछी कबीर के कब्जे में आ गई थी। आरव अब शहर का नामी वकील था। उसे पंछी की गुमशुदगी का पता था और वह चुपचाप उसकी तलाश में लगा हुआ था। उसके दोस्त ने होटल में हुए हादसे के बारे में आरव को बता दिया था और तभी वह समझ गया कि पंछी कबीर की गिरफ्त में है। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसने इस बात की पुष्टि भी कर ली थी कि आज उसे खबर मिली थी कि कबीर पंछी को लेकर बाहर आने वाला है और वो पूरी तैयारी के साथ मॉल में मौजूद था। पर्ची में लिखा था, किसी तरह कबीर को गुमराह करके मॉल से थोड़ी दूर बने कैफे हॉट में पहुंच जाओ। आगे मैं संभाल लूंगा। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम एक बार मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कबीर से दूर ले जाऊंगा। पंछी, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो अपनी माँ को तुम्हारे भाइयों के पास मंगनी की तारीख तय करने भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले तुम गायब हो गई। लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बातें की, तुम्हारा नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। हर दिन हर रात मैंने तुम्हें याद किया है। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें इज्जत और सम्मान दिलवाऊंगा। कोई उंगली, कोई नजर तुम्हारे अतीत की तरफ नहीं उठेगी। मैं तुम्हें जिस हाल में मिलूंगी उसी हाल में अपना लूंगा। पर्ची पटकर पंछी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पता नहीं था कि आरव उससे इतनी गहरी मोहब्बत करता है। उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक सहारा जो अब तक उसे नामुमकिन लगता था। यह उसके पास शायद पहला और आखिरी मौका था कबीर की कैद से बाहर निकलने का। वो कुछ पल तक खड़ी वही सोचती रही, फिर उसने फैसला कर लिया। उसी समय कबीर काउंटर पर बिल चुका रहा था। पंछी धीरे धीरे पीछे हटी।
उसकी पीठ पर सावधान नजर डालते हुए देखा कि कबीर किसी लड़की से बातचीत में इतना बिजी था कि उसने गौर से ही नहीं किया कि पंछी वहां से दूर जा रही है। मौका मौका हाथ से निकलने देने का सवाल ही नहीं था। पंछी ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। सड़क सुनसान थी। वो तेजी से चल रही थी। नहीं चल रही थी बल्कि भाग रही थी। उसे लग रहा था कि कबीर की पकड़ से मीलों आगे आ गई है। जब तक कबीर ने उसे ढूंढना शुरू किया होगा वो बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन वह गलत साबित हुई। अभी वह दूसरी सड़क पर ही मुड़ी थी कि बिल्कुल पत्थर बनकर रह गई। उसके ठीक सामने कबीर की गाड़ी खड़ी थी। वह इस कदर डर चुकी थी कि हिलना तक भूल गई थी। जहाँ थी वहीं पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। कबीर गाड़ी के बाहर निकला, सीने पर हाथ बांधे बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक बर्फीली लहर थी। इन सड़कों पर कोई नहीं था सिवाय पंछी और कबीर के। वो धीमे कदम से पंछी के पास आया। पंछी को कबीर की भारी जूतों की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी। वो पंछी के पास आकर रुक गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर पंछी के बाजू को इतनी बेदर्दी से दबोचा कि उसके मुंह से सिसकारी निकल गई थी। लेकिन अब कबीर को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना चेहरा पंछी के चेहरे के करीब लाकर दांत भींचते हुए कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हारे मैं तुम्हें बाहर इसलिए नहीं लाया था कि तुम मुझे धोखा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतना गाफिल हो जाऊंगा कि तुम फरार हो जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। उसकी आंखें ठंडी हो गई। मुझे उस लड़के के बारे में सब पता है। क्या नाम है उसका? हाँ, आरब। और ये भी पता था कि जब तुम ड्रेसिंग रूम में गई थी तब तुम्हें एक लड़की ने पर्ची दी थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी मेरी जान कि वो मॉल मेरा है और वो पर्ची तुम तक पहुंचाने से पहले मेरे पास आई थी। वहाँ का हर वर्कर मेरा वफादार है। वो एक पल को रुका, फिर और ठंडे स्वर में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती की सजा तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगी। उसने झटके से पंछी को अपनी ओर खींचा और लगभग घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। बंगले तक का सफर पंछी के लिए जैसे मौत का सफर था। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू न निकले। वजूद पत्थर, आंखें खामोश और आंसू भी सूख चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कबीर का असर इस कदर फैला हुआ है। जैसे ही दोनों बंगले में पहुंचे वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर लॉन में पंडित जी बैठे शादी की तैयारियां में लगे हुए थे। ये देखकर पंछी की सही सही जान भी निकल गई। यानी कबीर पहले ही फोन पर शादी के सारे इंतजाम करने का आदेश दे चुका था। पंछी ने डर से उसकी ओर देखा। वो बोला, हमारी शादी अभी होगी। बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें। अगर तुम खुद के लिए कैद चुन रही हो तो ठीक है। अब तुम्हारी किस्मत में यही कैद है। उसकी आवाज और भी कठोर हो गई। जानती हो आज मैं तुम्हें बाहर क्यों ले गया था? अगर तुम आज मेरे साथ वफादार रहती तो मैं तुम्हें कभी भी कैद में नहीं रखता। मैं खुद तुम्हें बाहर जाने की इजाजत देता, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब इस कैद को तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। तुम्हें मेरे प्यार की जबान समझ नहीं आई ना, इसलिए मुझे अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। या तो मुझसे राजी खुशी शादी कर लो या फिर अपने भाइयों को बर्बाद होता हुआ देखना। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल पंछी की तरफ बढ़ा दिया और फिर उस पर एक वीडियो प्ले कर दी। वहां पर उसके भाइयों का चेहरा दिखाई दिया। यह उसके भाइयों की दुकान थी जिसके बाहर कबीर शेखावत के आदमी खड़े थे और एक इशारे पे उसकी दुकान की तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे और उसके बाद उसके भाइयों की तोड़फोड़ शुरू होगी। पंछी ने बेबस निगाहें से उस जालिम इंसान को देखा था। मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज ये सब मत करे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कबीर शेखावत ने ठंडेपन से जवाब दिया, तो फिर अच्छे बच्चे की तरह शादी के लिए तैयार हो जाना। यह कहकर उसने अपनी एक खास नौकरानी को इशारा कर दिया। वो पंछी को लेकर कमरे के अंदर चली गई। कबीर शेखावत ने उसे एक पैकेट दिया। वो भी नौकरानी ने अपने हाथ में ले लिया। आधे घंटे के बाद वह उसे तैयार करके नीचे ले आई थी और मंडप में बिठा दिया। कुछ ही देर का खेल था।
और वह पूरे तौर पर कबीर शेखावत की हो चुकी थी। शादी के बाद कबीर शेखावत उसे अपने साथ अपने कमरे लेकर आया था और पंछी के पांव कांपने लगे थे। उसका मन हुआ कि वह कह दे कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी, लेकिन कबीर शेखावत के चेहरे पर फैली शक्ति देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप बेजान कदमों से उसके साथ उसके कमरे में चली आई थी। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो पंछी बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। कबीर शेखावत ने होठ भींचकर उसे देखा, फिर वह पंछी के पास आया। उसे एक झटके से अपने करीब करता हुआ वह उसकी गर्दन और फिर होठों पर झुकता चला गया। उस पर अपनी शिद्दत बिखेरता जुनूनी अंदाज में कह रहा था, यह सब तुमने अपनी मर्जी से किया है पंछी। मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत के दीप जलाना चाहता था, उसके बाद ही तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने पंछी। एक दिन एक एक रात एक एक पल गिन गिन कर गुजारे थे, यह प्रार्थना करते हुए कि कोई तो पल ऐसा होगा जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागेगी। इंतजार इतना लंबा हुआ कि पूरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत की को पल फूट ना सके। मैं चाहता तो पहले दिन ही जबरदस्ती तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ यह सब कर सकता था, लेकिन मैं यह सब कुछ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि इन खूबसूरत पलों में तुम मेरे साथ रहो, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से। लेकिन अब मुझसे मजबूरन यह सब कुछ करना पड़ रहा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा और ना ही मर सकूंगा। लेकिन जो भी हुआ खैर, उसमें मेरा ही फायदा हुआ। तुम अब मेरी हो और तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और तुम्हें मुझसे अब कोई छीन नहीं सकता। पहले भी यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास कानूनी हक है। मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन जुदा करता है। यह कहकर उसने पंछी की डोरियां को खींच दिया। उसकी मुलायम पीठ पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ता हुआ वो उसकी गर्दन पर झुक गया। ब्लाउज खुद ब खुद उसके वजूद से फिसल कर नीचे गिर चुका था और वो अब पूरी शिद्दत से उसके लबों से होता हुआ उसकी नरम धड़कनों पर आया था। पंछी ने उफ तक नहीं की थी और न ही खुद को छुड़ाने की कोशिश, क्योंकि वह जानती थी कि यह सारी कोशिशें बेकार जाएगी, इसलिए कोई भी फायदा नहीं था। वो पूरे 3 महीने से पंछी के वजूद को सिर्फ दूर से महसूस करता था और अपने दिल को सुकून देता था। उसने कभी पंछी पर गलत नजर नहीं डाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल पंछी उसकी होगी और तब वह पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ेगा। लेकिन आज की रात वो खुद को काबू नहीं रख पाया, क्योंकि अब तो पंछी उसकी पत्नी बन चुकी थी। दिल से ना सही, लेकिन थी तो पत्नी है। और वो जो अपने जज्बातों को इतने महीनों से दबाए बैठा था, आज सारे जज्बात, सारी शिद्दत वो पंछी पर लौटा देना चाहता था। बड़े प्यार से उसने उसका सर तकिया पर रखा, लहंगे की जिप एक झटके से खींची थी। पंछी ने आंखें बंद कर ली। कबीर शेखावत अपने दहकते नरम होठों से धीरे धीरे करके उसके पूरे वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ता चला गया। उसके अंग अंग पर अपनी शिद्दत लुटाता रहा और उसे सिसकियां भरने पर मजबूर करता रहा। पंछी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए हुए था। उसके कांपती बंद पलकों को उसने अपने होठों से छुआ और फिर कबीर एक झटके से उसकी नाजुकी में उतर गया। एक गहरी सिसकियां थी जो पंछी के होठों से निकली थी और फिर दोनों की गहरी सांसें जो माहौल को एक जादू भरा असर दे रही थी। ना जाने कितने महीनों की प्यास था। कबीर आज अंदर तक तर हो चुका था। एक गहरी सांस लेता हुआ वो खींचकर पंछी को अपने ऊपर कर चुका था और फिर पंछी के सर के ऊपर अपने होठ रखता हुआ अब वह उसे अपने सीने से भींच गया। आज उसके दिल को कितना सुकून मिला था यह तो सिर्फ वही जानता था, जबकि पंछी उसके चौड़े सीने पर बेदम होकर लेटी थी। जबरदस्ती ही सही, लेकिन आज उसके वजूद पर कबीर का हक हो गया था। इसी पोजीशन में लेटे ना जाने दोनों कब नींद की गहरी वादियों में उतर गए थे। यहाँ तक कि सुबह हो गई और सबसे पहले आंख पंछी की खुली थी। वो अभी उसके नंगे चौड़े सीने पर सर रखे लेटी थी।
रात को एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो हड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन कबीर ने फौरन खींचकर उसे दोबारा अपने करीब कर लिया। उसकी तरफ करवट लेते हुए उसके माथों को हल्के से अपने होठों से छू गया। लेटी रहो, कहीं मत जाओ, वो नींद में गुनगुनाया था। उसकी बाहों का घेरा तंग था। लाख कोशिश के बावजूद भी पंछी उसकी बाहों से निकल न सकी और फिर दोबारा से उसकी बाहों के घेरे में सिमट कर लेट गई। अगर कबीर की मोहब्बत नॉर्मल मोहब्बत होती तो शायद पंछी खुद को खुशकिस्मत समझती, लेकिन पंछी के अनुसार कबीर नॉर्मल इंसान नहीं था, वो अब नॉर्मल था। मोहब्बत किसी से ऐसे तो नहीं की जाती उसे अपनी कैद में रखकर उसे कैदी बनाया जाए। मोहब्बत को सामने वाले पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, लेकिन कबीर ने अपने दीवानेपन में सारी हदें पार कर दी थी। कबीर की सांसें की सरसराहट पंछी को अपने गर्दन पर महसूस हुई तो वो कान खड़े हुए थे। कबीर छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है, पूरी रात मुझे अपनी शिद्दत से तोड़ कर रख दिया है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जबकि वो तो उसे खींचकर अपने सीने से बुरी तरह भीग चुका था। फिर जरा सा ऊपर होते हुए उसके नरम लबों पर झुक गया और उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना अपनी मनमानी करने लगा। कबीर शेखावत की पत्नी हो तुम, इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि सिर्फ एक रात में ही थक जाओ, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मुझे सहने के लिए। कहते कहते वह उसके वजूद पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ने लगा और उसकी इस दीवानगी को देखकर पंछी एक बार फिर खामोश हो गई। वो दोबारा अपनी शिद्दत से उस पर छाता चला गया। यार बड़ी अजीब चीज हो तुम, दिल ही नहीं भरता, ऐसा करता हूँ आज कहीं नहीं जाता, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, फोन करके अभी मैनेजर से बात करता हूँ। बस कर दो कबीर, अब तो शादी कर ली है ना, कहीं नहीं जा रही मैं। वो बेबस हुई थी और कबीर एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ। वो बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खुद पर पड़ी थी वो एकदम शर्म से लाल हुई थी। फिर दोबारा चादर खुद के ऊपर लपेट ली, जबकि कबीर ने हंसते हुए चादर हटाई और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में बिठा दिया। कहो तो आगे का काम भी मैं कर सकता हूँ। जी नहीं, मैं खुद नहा लूंगी, आप जाइए बाहर। वो दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए आंखें बंद करके चिल्लाई तो हंसते हुए बाहर निकल गया। पंछी उसकी पत्नी क्या बनी, कबीर का रवैया उससे अब एकदम बदल गया था। वो पंछी की हर छोटी बात को बहुत ध्यान से और सब के साथ सुनता था। पंछी को जब भी कभी गुस्सा आता तो वो उस पर चीखती चिल्लाती या फिर उसे ढकेलती तो वो प्यार से कभी उसके गालों को छू लेता, कभी कानों की लो और कभी उसके होठों को। और पंछी जो गुस्से में होती शर्म से लाल पड़ जाती। उसे तो लगता था कि वो उस पर चीखेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करता था। वो बहुत नरम और प्यार से पेश आता था। हर रात वह जल्दी घर आ जाता था। पंछी को अपने सीने से शिद्दत से लगाकर पूरी रात एक करवट पर ही लेटा रहता, जैसे उसे डर हो कि अगर वो जरा सा भी उससे दूर हुआ तो पंछी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। पंछी जरा सा भी हिलती तो वह चौंक कर जग जाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। पंछी हैरान होती, उसका यह पागलपन, उसकी यह शिद्दत पंछी के दिल में अजीब सा एहसास जगाने लगी थी। वह चाहकर भी कबीर से नफरत नहीं कर पा रही थी। वह उससे बुरा भला कहना चाहती थी, उसे बद्दुआ देना चाहती थी, लेकिन इस मामले में वह अब पूरी तरह बेबस होती जा रही थी। और उस रात की बात है, उस रात कबीर ने पंछी को बिल्कुल बेबस कर दिया था। पंछी ने उसे गुस्से से धक्का दिया, लेकिन जब कबीर दोबारा उसके करीब आने लगा तो पंछी का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों आंसुओं से भीग चुकी थी। कबीर शेखावत की आंखें लाल अंगारे की तरह जल उठी। वो उसे घूरता रहा, फिर अचानक जुनूनी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, दोनों हाथों से उसे थाम लिया। होठ खुलने को थे, लेकिन वो रुका, फिर एक झटके से पंछी को छोड़ दिया। उसकी आवाज भारी और दर्द से भीगी हुई थी। हाँ हाँ, मैं घटिया इंसान हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें खोने के ख्याल से मैं डर जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रख लिया है।
हाँ, यही है मेरा जुर्म। वो तेज तेज सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में पागलपन तैरने लगा। मैं खोने से डरता हूँ पंछी तुम्हें, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस मुझे ठुकराने में, मुझे धिक्कारने में मजा आता है। तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत नहीं दिखती, मेरी कोशिश से नजर नहीं आती। तुम चाहती हो, हाँ तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, यही चाहती हो ना तुम? अगले ही पल वो पागलपन में अलमारी की तरफ बढ़ा। पंछी की सांसें थम सी गई और जब वो पलटा तो उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। पंछी की रूह जैसे उसके जिस्म से निकल चुकी थी। कबीर ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखी और उसकी आंखों के सीधे देखते हुए बुरी तरह चीखा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत नफरत लगती है तो आओ खत्म कर दो ये कहानी अभी इसी पल। लेकिन नहीं, रुको, मैं खुद ही तुम्हारी ये मुश्किल आज आसान कर देता हूँ। तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी, क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मरने के बाद तुम खुद ही मुझसे अलग हो जाओगी। यह कहकर कबीर ने पिस्तौल का ट्रिगर खींचने से पहले उसे लोड किया था। पंछी की सांसें जैसे थम सी गई थी। उसका जिस्म पत्थर की तरह एक ही जगह पर जम चुका था, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसके नसों में जान लौटी थी, वो एकदम दौड़कर कबीर के पास पहुंची और उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर दूर कमरे के कोने में फेंक दी। पिस्तौल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर चुकी थी। पंछी ने झपट कर कबीर का कॉलर पकड़ा, उसे जोर से झंगोरते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और रोते रोते चीख पड़े, आप पागल हैं और मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, सुना आपने? यह कहकर वो फुट फुट कर रो पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो रोते रोते खुद को कबीर के चौड़े सीने से चिपका चुकी थी। कबीर तो सांस लेना भूल गया था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ पंछी की सिसकियां गूंजती रही। फिर उसने उसके बालों को धीरे से समेटा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने होठ रख दिए। उसकी आवाज टूट रही थी, हाँ हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम मेरी मोहब्बत को समझ लो ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ने तक तैयार हूँ, लेकिन मुझसे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस रात में पंछी के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उस रात जब पंछी मॉल गई थी, उस रात आरब पंछी का इंतजार करता रह गया था। बाद में उसे मालूम हुआ कि कबीर उसके प्लान का पता लगा चुका है और उसने पंछी को दोबारा कैद कर लिया है। अब आरब का सब जवाब दे चुका था। वो जानता था कि अगर उसे कबीर से लड़ना है तो अब यह मुकाबला खुलकर करना होगा। उसने ठान लिया था, अब वो खामोश नहीं रहेगा। लेकिन उसके पापा ने उसे रोकने की कोशिश की। आरब, इस मामले में मत पड़ो, जब पंछी का अपना भाई उसे मरा हुआ मान चुका है तो तुम फिर क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? कबीर शेखावत से उलझना आसान नहीं है, लेकिन आरब अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं अब कबीर के बंगले पर जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं पंछी को उसके पास इस तरह नहीं छोड़ सकता। उसके भाई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसे कबीर के साथ नहीं रहने दूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ पंछी के लिए नहीं थी, यह अरब की अपनी पर्सनल जंग बन चुकी थी, जिसे वह हर हाल में जीतना चाहता था। लेकिन उसके माँ बाप ने एक और सवाल दाग दिया, जिसने उसे कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। अच्छा, अगर तुम पंछी के को वापस भी ले आओ तो क्या करोगे? क्या उससे शादी करोगे? और क्या जवाब दोगे समाज को जब लोग कहेंगे यह तो वही लड़की है जिसने कई रातें गैर मर्द के घर में गुजारी है? बेटा, इस दलदल में कूदोगे तो कीचड़ सिर्फ तुम पर गिरेगा। समझ लो, तुम्हारा हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो हो रहा है उसे होने दो और उस लड़की को भूल जाओ। उनकी बात सुनकर आरब की आंखें झुक गई और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसने अपने पापा का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बात ने उसे सच में सोच में डाल दिया था कि अगर पंछी वापस आ भी गई तो क्या आरब भी अब भी उसका हाथ थमेगा? पहले तो उसने बड़े बड़े वादे किए थे खुद से कि जब पंछी उसे जैसे हालत में मिलेगी वो उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब तो पंछी को घर से गायब हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया था। इन 3 महीनों में पंछी के साथ कबीर शेखावत ने क्या कुछ नहीं किया होगा? क्या अब
भी पंछी को अपना सकेगा? क्या वो एक ऐसी लड़की का हाथ थाम सकेगा जिसने कई रातें एक अजनबी के घर में अजनबी मर्द के साथ गुजारी है? यह सोचकर आरब की रूह जैसे उसके वजूद से अलग हो गई। मैं चाहे पंछी को अपने साथ रखूं या न रखूं, लेकिन मैं उसे कबीर के पास भी नहीं रहने दूंगा। अगर पंछी मेरी नहीं तो फिर कबीर की भी नहीं। काफी देर तक आरब इसी बारे में सोचता रहा और फिर करवटें बदलने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा था। रवैया अब कबीर के साथ बदल गया था। वो अब कबीर की बातों पर जिद करती, उसे तंग करती, शरारतें करती, फरमाइशें रखती। शायद उसके दिल में भी कबीर की मोहब्बत की एक छोटी सी कली खिलने लगी थी। उसके भाइयों ने पलट कर भी उसे नहीं देखा। सिर्फ एक आरब ही था जिसने उसकी तलाश करने की कोशिश की थी। यह कोशिश भी उसके भाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। माँ बाप के बाद वो घर से सिर्फ एक फालतू चीज बनकर रह गई थी, जिसके खर्चे उठाने में उन लोगों को भी भारी लगता था। उसका वजूद उन सब पर बेहद भारी हो गया था। पंछी को वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसलिए वो कबीर को अपनी किस्मत मान बैठी थी। और फिर कबीर बुरा तो नहीं था, उसे चाहता भी तो बहुत था। उसकी मोहब्बत कोई कमी नहीं थी, फिर कैसे भी उसके पास जाने को खुद को रोक पाती। कबीर को लगने लगा था कि जिंदगी अब लाइन पर आ गई है, जहाँ उसे खुशियां मिलने वाली है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उस दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके घर के बाहर खड़े गार्ड का उसके मोबाइल पर फोन आया था। कबीर को हैरत का एक जोरदार झटका लगा था। पुलिस वहाँ क्या कर रही है? उसने पूछा। गार्ड ने तेजी से सारी बात बता दी। कबीर की आंखों में खून उतर आया। जिस वक्त वो बंगले पर पहुंचा, पुलिस की भारी फौज उसके बंगले में दाखिल हो रही थी। कबीर ने खा जाने वाली निगाहों से इंस्पेक्टर को घूरा, फिर आरब की ओर देखा, फिर उसकी निगाहें पंछी में जाकर उलझ गई। वह सहमी हुई एक कोने में खड़ी थी, लेकिन कबीर को घर में दाखिल होता देखकर भी वो उसके करीब नहीं आई थी। और यह देखकर कबीर का दिल एक पल के लिए डूब कर उभर आया था। कहीं यह सब कुछ पंछी ने आरब के साथ मिलकर तो नहीं किया? हो सकता है वो मुझे गुमराह कर रही हो। अचानक ही उसके दिल में ख्याल आया था, तो वो अंदर ही अंदर जैसे टूटने लगा। अगर इस सब में पंछी मिली हुई है तो आज खुद को खत्म कर देगा। उसने अपने मन ही मन में फैसला कर लिया था। फिर वो आरब की तरफ बढ़ा और खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरता हुआ बोला, तुम मेरे बंगले में क्या कर रहे हो? उसके सवाल पे आरब ने बना अपनी हैरानी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तुमने मेरी मंगेतर को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम पंछी को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस के पास सारे सबूत है और मेरे एक इशारे पे तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की हो कर रह जाएगी। कबीर शेखावत ने उसकी बात पर खामोशी से निगाहें झुकाई और फिर उसके होठ एक सर्द मुस्कान से फैल गए। तुम यह कहना चाहते हो कि मैं पंछी को यहाँ से उसकी मर्जी के बगैर रख रहा हूँ? क्या तुम पागल हो कि पंछी मेरी पत्नी है, मैं उसे कैद करके क्यों रखूंगा? मेरे पास सारे सबूत हैं कि हमारी शादी हुई है और शादी में पंछी की मर्जी शामिल है। और अगर तुम पंछी को लेकर जाना चाहते हो तो उससे उसकी मर्जी पूछना चाहता हूँ। अगर मैंने उसे यहाँ कैद करके रखा होगा तो तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही होगी तो उसका फैसला मेरे हक में होगा। इतना कहने के बाद वह रुक गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़ी पंछी को देखा, जो सिमटी हुई दीवार से लगी खड़ी थी। पंछी, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? उसके सवाल पर पंछी ने सिर उठाकर कबीर की आंखों में देखा और तभी आरब बोला, पंछी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह इंसान कुछ भी नहीं कह सकेगा। तुम मेरे साथ चलो इस कैद से बाहर, जहाँ यह खुला माहौल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह जो भी बकवास कर रहा है इसे करने दो, तुम बिल्कुल भी मत डरना। आरब अपनी बात कहकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर उसके कदम पत्थर के हो गए।
और कबीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। आरब, कबीर सच कह रहे हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ और मैं इनके साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इन्होंने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई कबीर के पास आई थी। उसके सामने आकर उसने हाथ बढ़ाकर कबीर के दोनों हाथ थाम लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कबीर मैं सच कह रही हूँ ना, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। और यही वो पल था जब कबीर की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी थी और पंछी भी रो पड़ी। कबीर ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। मैं तुमसे अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ पंछी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमने आज मुझे एक नई जिंदगी दी है। वो उसे अपने सीने से शिद्दत से लगाए रोती हुई आवाज में बोल रहा था, जबकि उधर आरब का चेहरा एकदम से धुआं धुआं हो गया था। इंस्पेक्टर ने आरब को देखा, जिसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। कबीर की मोहब्बत ने पंछी का दिल जीत लिया। शायद वो उससे नफरत करने की कोशिश में मोहब्बत कर बैठी थी। जब आरब और पुलिस कबीर के बंगले से निकल गए तो पंछी ने धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कबीर ने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। वो सुकून जो उसका जीत का प्रमाण था, वो मुकम्मल तौर पे उसकी हो चुकी थी। वक्त ने उसके दिल में उसकी मोहब्बत खुद ही उतार दी थी। कबीर जीत गया था। इतनी मुश्किलों के बाद कबीर ने आखिरकार अपनी मोहब्बत को सच्चे तौर पर पा ही लिया था।